है वो इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। और यहाँ पे जैसे आपको हेडिंग में विजिबल होगा कि संसदीय कार्रवाई की प्रक्रिया से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को हम देखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कथनों को और सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू के रूप में। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी आह्वान कर सकता है। तो आपका बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि भारत का संविधान जो है वो 1 वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी जो है वो 3 सत्रों का चलाना जाना अनिवार्य नहीं है। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आगे जो है बताया जा रहा है तीसरे ऑप्शन में कि 1 वर्ष में तीनों की जो है कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका तीसरा सही है और ऊपर वाले कथन में पहला सही हो जाएगा। तो 1 एंड जो है वो थर्ड आपका बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल में हम देखेंगे तो अनुच्छेद जो है वो 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह जो है ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उसने एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो है सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो है नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अगला जो है वो बताया जा रहा है कि जो है सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के अधिवेशन होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। यानी 3 सत्र पूछा भी गया था बीपीएससी में। वह जो है वो संसद के किसी एक सदन में या तो एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में भाषण दे सकता है। संसद में जो है वो संविधान के यहाँ पे देखेंगे संविधान में जो है वो संसद के सत्रों में 1 वर्ष से जो है वो दिनों की संख्या कितनी हो यह जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो 1 वर्ष में जो है दिनों की संख्या जो है वो आपका संविधान में नहीं दिया गया है। चलिए 363 नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम आपका, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। वर्ष में 2 बार होना चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे बताया जा रहा है कि 1 वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो कम से कम जो है वो 2 बार होना चाहिए। तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है डिटेल से देखिए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 85(2) के क के अनुसार जो है वो संसद का सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति को जो है वो संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसमें विधायी शक्ति के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रपति को संसद के सदनों को जो है आहूत करने, सत्रावसान करने, विधायी शक्तियाँ हैं, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सत्रावसान के बाद यानी उपरांत संसद की बैठक आहूत करने जो है वो करने हेतु अधिकृत है। तो स्पेशली ये जो है वो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा और जो है वो राज्यसभा में गणपूर्ति आपका संख्या कितनी है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो 1/10 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये 1/10 जो है वो हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या में से होना चाहिए। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के उपखंड 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक जो है वो संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन संचालित करने के लिए गणपूर्ति सदन के जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 होगी। संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार ये सब क्लॉज होते हैं के अनुसार सदन के जो है अधिवेशन संचालन हेतु तो आवश्यक गणपूर्ति के अभाव में सभापति अथवा अध्यक्ष या उस जो रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह जो कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि संसद संविधान के अनुच्छेद जो है वो
189 3 में जो है वो बताया गया है कि राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और जो है वो विधान परिषद के अधिवेशन को संचालित करने हेतु गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इनमें से जो अधिक हो आपका हो सकता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति की मांग है तो आपका जो है वो सभी सदस्य का 110 हो जाएगा तो सी जो है वो एज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो है वो गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शून्यकाल जो है वो संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है तो भारत की देन है तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे पहला कथन सही है डिटेल देखेंगे। आपको बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था के जो है वो तहत शून्यकाल की व्यवस्था भारत की देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक जो है वो बाद का समय सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद पूछा भी गया था यूपीपीसीएस में। तो ये सामान्यतः जो है वो शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है। संसद में जो है वो शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक तो ये दोनों याद रखेंगे। एक तो प्रश्नकाल के बाद होता है शून्यकाल और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। इस जो है काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई जो है वो चाहते हैं। यह जो है वो प्रश्न उत्तर सत्र होते हैं। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य जो है वो काल होता है तो ये स्पेशली कब होता है तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो है वो काल होता है तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 2021 के प्री में भी पूछा गया था। चलिए अगला देखेंगे संसद की जो है वो भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है तो आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक की लगभग होता है तो सी सही होगा। ऊपर आपने देखा होगा, देख लीजिए यहाँ पे 12 बजे के बाद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शून्यकाल का सही वर्णन नहीं है। तो पहले कथनों को पढ़ते हैं और एलिमिनेट करते हैं कि 0 आवर का जो है वो कौन करेक्ट जो है वो डिटेल नहीं है। प्रश्नकाल के उपरांत जो है निर्धारित समय बिल्कुल सही है। दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महत्व के अथवा लोगों के गंभीर शिकायतों के प्रश्नों पर जो है वो प्रश्न उठाए जा सकते हैं तो विषयों पर प्रश्न उठाए जाते बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देख सकते हैं कि शून्यकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न केवल एक दिन पहले परिचालित किए जाते हैं तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो है कि इसके जो है वो उद्गम का औचित्य नियमों और पद्धतियों से परे लोकतांत्रिक चर्चा की अनुमति देने में है तो सी सही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है कि शून्यकाल विशिष्ट संसदीय भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद जो है वो यानी तत्काल जो है वो पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम जो है शून्यकाल है। चूंकि यह जो मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल जो है वो संसद को संसदीय प्रक्रिया में औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न जो है वो 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले का क्रम निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। शून्यकाल का उद्देश्य नियमों और पद्धतियों से परे जो है लोकतांत्रिक चर्चा की अनुमति देने में है। इसका जो है वो प्रारंभ 1962 में हुआ है। अगला देख सकते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसद में आपको प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सही नहीं है तो राज्य के जो मामलों पर चर्चा जो है वो आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कौन कौन सही है तो यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के दमन में जो है पुलिस बल के प्रयोग के मुद्दों का जो है वो चर्चा करना बिल्कुल सही है। संघ सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जो उपक्रम में हिंसक व्यवधानों से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करना तो ये भी सही है। अगला है कि औद्योगिक श्रमिकों की मांगों को दबा देने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना तो बाकी सभी सही है, ये सही नहीं है। यहाँ डिटेल देख सकते हैं संसद में जो है वो बताया जा रहा है कि डिटेल में
संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के दमन में पुलिस बल के प्रयोग के मुद्दों पर जो है वो आपका चर्चा हो सकती है। संघ सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी उपक्रम में हिंसक व्यवधानों से निपटने के मुद्दों पर औद्योगिक श्रमिकों की मांगों को दबा देने संबंधी मुद्दों पर संसद में चर्चा की जा सकती है। वहीं राज्य के मामलों में संसद में आपको चर्चा नहीं होती है। भारत के संघीय राज्य होने के नाते राज्यों से जो जुड़े सामान्य मामलों में संसद में चर्चा नहीं होती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की संसद में जो सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन यानी क्लोजर शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। तो संसद की एक दिन की जो है वह बैठक की समाप्ति पर चर्चा कर आपका निलंबन, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, तो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द विधायी प्रक्रिया का कोई आपका नियम जिसके अधीन किसी जो प्रस्ताव पे आगे चर्चा रोकी जा सकती है को निर्दिष्ट करता है। अगला बताया जा रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, तो द्वितीय आपके वाचन के समय जो है वो आपका आम बहस होती है, तो बी सही हो जाएगा। लोकसभा में किसी जो है वो विधेयक पर आम बहस आपका द्वितीय वाचन के समय होती है। आम बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्ताव सदन के जो है वो समक्ष यह प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए या इसे जो है प्रवर समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। अगला जो बताया जा रहा है कि तारांकित जो प्रश्नों से संबंधित हम देख सकते हैं कि तारांकित प्रश्नों के विषय में कौन सही है, तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 1 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है वो 1 एंड जो है वो थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी सही नहीं है। देख सकते हैं संसद के सदनों यानी जो है वो लोकसभा का हो या राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 वर्ग के होते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो है वो सदस्य जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है यानी ओरली बोलना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और उन प्रश्नों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके जो है वो लिखित उत्तर दिए जाते हैं, इसलिए सदस्य के पास पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं होता। अल्प सूचना के प्रश्न वे होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर के पूछा जाता है, उनका जो है उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटीन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जारी कार्य को रोक के विषय को मतदान के लिए रखता है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। संसदीय क्रियाविधि में गिलेटिन का जो है वो अर्थ है कि सदन विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार के लिए जो है समय निश्चित कर लेता है और विधेयक की विशेष धारा पर विचार के लिए निश्चित समय समाप्त होने पर उस धारा पर जो है बहस समाप्त हो जाती है और उस पर जो मतदान हो जाता है। जो है वो इसके अंतर्गत क्योंकि जो है विधेयक की विभिन्न धाराओं पर पृथक पृथक वाद विवाद समाप्त किया जाता है और मतदान होता है, इसलिए इसे जो विभागीय समापन भी कहते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है, तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना आपका जो है वो अर्थ होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका जो है संदर्भित जो है वो संबंध संघीय बजट से, तो कटौती प्रस्ताव से है, तो सी सही हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव के आम बजट के उपस्थापन के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बजट के प्रत्येक भाग पर लोकसभा में जो है वो अलग से मतदान होता है। इस दौरान जो है संसद जो है वो सदस्य इस पे बहस करते हैं तथा जो है वो सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं, जिनके 3 जो है वो प्रकार होते हैं: नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सरकार के प्रति अविश्वास है, अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास होने पर जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे बताना है कि अनुदान मांगों पर बहस के दौरान किसी मांग को
मांग की मात्रा कम करने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवर्ग कटौती प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो देख सकते हैं, नीतिजीय विषय कटौतियों का अनुमोदन बिल्कुल सही है। मितव्ययिता कटौती, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है प्रतीक कटौती, तो आपका तीसरा जो है वो कथन भी सही है। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रवर्ग जो है कटौती प्रस्ताव के रूप में जो वर्गीकृत किए जाते हैं। नीतिगत विषय कटौती का अनुमोदन इस जो प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की नीति का विरोध किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में से जो है वो लिखित राशि घटा करके 1 रुपये कर दिए जाए। दूसरा जो है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव में है कि इसमें इस बात पर जो है लोग उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय में व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, अतः जो है मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। और तीसरा है कि प्रतीक या सांकेतिक जो है कटौती प्रस्ताव भी होते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो बजट की किसी कमी की ओर आपका संकेत करना है और इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निंदा जो है वो प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इस पर चर्चा के लिए समय और तिथि आपका निश्चित करने हेतु सरकार स्वतंत्र है, तो ये आपका सरकार नहीं संसद जो है वो स्वतंत्र होता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। निंदा प्रस्ताव विपक्ष द्वारा जो है वो सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति असंतोष प्रकट करने या सरकार के जो है वो कार्यों की निंदा करने के लिए निचले सदन यानी लोकसभा में लाया जाता है। तो याद रखेंगे, विपक्ष लाती है, संसद भी नहीं। इसे जो लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक होती है या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। प्रस्ताव के आपका नियमानुकूल होने का जो है वो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा लिया जाता है। निंदा प्रस्ताव के जो है चर्चा के लिए समय और तिथि निश्चित करने हेतु लोकसभा आपका अध्यक्ष स्वतंत्र है, न कि सरकार। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार बी जो है वो कथन गलत है, अन्य जो है वो सारे सही है। यहाँ चलिए आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं मंत्रिपरिषद, जो आपका सत्तारूढ़ दल होते हैं। भारत में जो है वो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव विपक्ष द्वारा रखा जाता है। तो ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है तो सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करना, तो भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है जिसे आपका गृहीत कर लिए जाने पर अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देना होता है। स्थगन प्रस्ताव की आवश्यक तत्व इस प्रकार है। पहला है कि मामला निश्चित स्वरूप का हो और दूसरा है कि उसका आधार तथ्यात्मक हो और तीसरा है कि मामला अविलंबनीय हो, वह आपका लोक महत्व का हो और जो है मतलब स्पेशली जो है वो आपका जनता के हित के लिए हो, ये भी रीज़न है। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है। स्पेशली ये जो है वो विपक्षी लाते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित जो है वो अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु जो है वो आपका इसका उद्देश्य है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु है तो संघ सरकार के आचरण से सीधे जो है वो संबंधित होनी चाहिए और दूसरा है कि संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन सही नहीं है, यानी जो है वो आपका सेकेंड वाली सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं डियर। स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु संघ सरकार के आचरण से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव द्वारा गंभीर मामलों पर सदन का जो ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिन विषयों या जो मामलों पर शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रस्ताव के विषय वस्तु के तहत
संविधान के अनुरूप अपने जो है कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलताओं को शामिल किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इस हेतु जो है 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रश्न में बताया जा रहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है। तो मंत्री का ध्यान तत्कालिक लोकमतों के विषय की ओर आकर्षित करना बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्थगन प्रस्ताव जो है वो समय से पूर्व सदन को स्थगित करना है, तो ये भी आपका ये तो सेकेंड वाली गलत हो जाएगी। आगे देख सकते हैं। अगला जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव है। तो लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान मंत्री के गलत अधूरे उत्तर की तरफ जो है वो आकर्षित करना, तो आपका जो है वो तीसरा कथन भी सही नहीं है। तो 2 और 3 दोनों गलत है। कटौती प्रस्ताव में जो है बजट प्रस्तावों में व्यय कम करने के प्रस्ताव को पेश करना, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो है वो सेकेंड और थर्ड सही आपका हो जाएगा, यानी जो है वो आपका सही नहीं है। आपका जो है स्थगन प्रस्ताव विशेषाधिकार जो है वो सही नहीं है, अन्य सही है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि स्थगन प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जिस विषय या जो है मामलों पर सिर्फ विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सामान्य कार्य को रोककर के उन मामलों पर तुरंत विचार करना आवश्यक माना जाता है। प्राय ऐसे जो प्रस्तावों द्वारा केंद्रीय सरकार की असफलता की ओर संकेत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को शाम के जो है वो 4 बजे विचारार्थ जो है वो लिया जाता है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम जो है वो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संसद के किसी सदस्य पर जो विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप हो। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संसदीय तंत्र से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। सही कथन बताना है। तो पहला है कि यदि किसी कार्य स्थगन प्रस्ताव को 40 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है तभी उससे संबंधित विषयों पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वो निर्माणाधीन विषय पर भी जो है वो चर्चा आपका जो है वो निर्माणाधीन विषय पर भी बहस हो सकती है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के जो है वो के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगी। तो यहाँ पे क्या कौन सा सही है, तो उपरोक्त में से कोई सही भी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को यदि 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है तभी संबंध विषयों पर चर्चा की जा सकती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत निर्माणाधीन विषयों पर बहस नहीं की जा सकती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वो भारत के राष्ट्रपति वित्तीय जो है वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। प्रश्न जो है वो प्रश्न में दिए गए तीनों जो है वो तथ्य असत्य, इसीलिए आपका जो है वो डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो संसद किसकी और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा बिल्कुल, प्रश्नकाल के दौरान और अनुपूरक प्रश्न पूछ करके। तो आपका तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएंगे। देख सकते हैं कि संसद की जो है वो आप भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव तथा अनुपूरक प्रश्न आदि के माध्यम से नियंत्रण करती है। मौखिक उत्तरों से असंतुष्ट होने पर जो आपका प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं उन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है। प्रश्नकाल दोनों सदनों की बैठकों का पहला आपका घंटा हो, तबकि स्थगन प्रस्ताव अथवा काम रोके प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान संसदीय प्रक्रिया को रोक करके अविलंबनीय आपका लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हमारी संसद में आपका काम रोको प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है। तो अत्यावश्यक लोक महत्व के निश्चित विषय पर परिचर्चा होने देना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य जो आप कथनों को पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है। तो मंत्रियों से प्रश्न पूछना बिल्कुल निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो नहीं है, तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अब जो है वो पहला, दूसरा और आपका तीसरा अविश्वास प्रस्ताव भी है, लेकिन ध्यान आकर्षण जो है वो आपका प्रस्ताव नहीं है।
उत्तरदायी जो है वो बनाने का उपाय के रूप में। सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पीठासीन अधिकारी की अग्रिम जो है वह अनुमति से अविलंबी लोक महत्व के किसी प्रश्न को उठाया जा सकता है। उत्तरदायित्व का जो है वो अर्थ है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन है, वह जो है उसकी इच्छा ही आपका इच्छानुसार ही कार्य करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक जो है वो अपने पद पे बना रह सकता है जब तक कि उसे जो है वो लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। संसद द्वारा मंत्रिमंडल पर जो है वो निम्न साधनों से नियंत्रण रखा जा सकता है: प्रश्नोत्तर के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा और जो है वो बजट पर कटौती करके, प्रशासनिक जांच के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस साधन या तरीकों द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषयों की तरफ दिलाया जाता है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष सभापति की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। ध्यानाकर्षण जो है वो प्रस्ताव के मुख्य स्रोत आपका दैनिक समाचार पत्र होते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो है नियम 1954 में बनाया गया। ध्यानाकर्षण जो है वो सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के लिए निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो आपका स्थगन प्रस्ताव को, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, जब आपका संसद का सत्र चल रहा था तो बस्तर क्षेत्र में एक पुलिस थाने पर नक्सलवादियों का आक्रमण हुआ, जिसमें पुलिस के साथ साथ कुछ नागरिक भी मारे गए। तो ये जो है वो आपका लोकसभा में किस इस वाद विवाद को उठाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? यानी कौन से जो विधि से जो है वो लोकसभा में ये वाद विवाद हो सकता है? तो ये भी वाद विवाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा लाया जा सकता है। ये सही हो जाएगा। अगले देखेंगे कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आपको पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता होती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव मात्र लोकसभा में ही पुनः स्थापित यानी दोबारा स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा को अपने अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति होती है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम के जो है वो आपका नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर के अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। भारत के संविधान में आपका किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु कम से कम जो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए उसका जो है वो कारण देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के 10 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है, अन्यथा जो प्रस्ताव विफल हो सकता है। अगले प्रश्न में देखें डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है, तो ये देना आवश्यक है, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। यानी जो है वो सही नहीं है, तो आपका जो है वो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। दूसरा जो है देख लेते कौन कौन सही है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए इस नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो आपको इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त आपका जो नहीं है, तो अन्य सारे कथन सही, ये सही नहीं है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोकसभा के जो है वो कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के जो है वो विरुद्ध
आपका अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो आपका जो 50 सदस्य ला सकते हैं, तो सी सही हो जाएगा। प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तब पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखे गए उस प्रस्ताव को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ सदन के अविश्वास की बात शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कभी भी दिया जा सकता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस सदन के जो सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो लोकसभा में अगर पास हो जाएगा तो देना पड़ेगा आपको त्यागपत्र, ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आपका स्पीकर जिसके जो खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये जीवी मावलंकर थे आपका स्पीकर आपका लोकसभा के, बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है वर्ष 1954 में लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो है वो संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो है संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव होता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें जो है वो सरकार की भावी योजनाओं तथा जो है कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए जो है आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक भारत की संसद में प्रत्येक अन्य सदस्य के ऊपर अग्रता रखता है या रखती है, तो दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आधे घंटे की चर्चा नियम 377 के अधीन प्रस्ताव के ऊपर अग्रता रखता है। नियम 377 के जो है वो तहत अवशोषी मामलों को उठाने का प्रावधान किया गया है। अतः जो मामले जो है वो आपको प्रश्न यानी अल्पसूचना प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाया जा सकते, उन्हें जो नियम 377 के तहत उठाया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जो प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया था, तो मोरारजी देसाई ने नहीं किया था, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई अल्पमत सरकार का जो नेतृत्व नहीं किया था। मोरारजी देसाई स्वाधीनता सेनानी और भारत के जो छठे पीएम के रूप में यानी प्रधानमंत्री के रूप में थे, और जो है इनका कार्यकाल 1977 से आपका 89 तक था। वो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की प्रधानमंत्री थे। इन्हें जो है वो भारत सरकार की ओर से भारत रत्न और पाकिस्तान सरकार की ओर से तहरीक ए पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहेगा, तो एक जो है वर्ष से ये स्पेशली जो है वो राज्यसभा से संबंधित, तो एक आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो 249 वन के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 यानी 2/3 जो है वो सदस्य द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आपका आवश्यक है, तो आपका जो आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषयों के संबंध में जो उस संकल्प में आपका विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तब आपका बनाए, तो जब तक संकल्प आपका प्रवृत्त है संसद के लिए जो है उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या जो है उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधि पूर्ण होगा। इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार उपयुक्त जो है वो संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसे अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें आपका विनिर्दिष्ट किया जाए। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता, बशर्ते उसे बनाए रखने का प्रस्ताव पुनः आपका राज्यसभा द्वारा उपयुक्त आपका उपवन के तहत पारित न किया जाए। आगे देख सकते हैं, चलिए।
यहाँ जो है वो देखेंगे संसद की जो है विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो है वो प्रश्नों को यहाँ पे हम देखते हैं डियर। संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं कि जो है वो किया जा सकता है। तो पहले पूरा कथनों को पढ़ते हैं डियर। यह कि विधेयक पर विचार किया जाए, ये तो करते हैं। यह कि जनता की राय प्राप्त करने के लिए के जो है प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए, ये भी करते हैं। यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए, ये भी सही है। डी जो है वो आपका बताया जा रहा है कि विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, तो आपका जो है डी सही नहीं है। और हमसे जो है वो आपका प्रस्ताव नहीं होता, तो डी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। लोकसभा में किसी विधेयक पर जो है आम बहस है आपका द्वितीय वाचन में होता है। और यहाँ पे जो है प्रथम वाचन से संबंधित देखेंगे तो आपका प्रथम वाचन में विधेयक पेश करने वाला मंत्री विधेयक पेश करने के कारणों और विधेयक के उद्देश्य के संबंध में बताता है। दूसरा है कि इसमें जो है विधेयक की बारीकी से विस्तृत जांच की जाती है तथा विधेयक पर आम बहस होती है। तृतीय वाचन में इसमें जो विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मतदान होता है। साधारण विधेयक को प्रथम वाचन के तहत जो है वो आपका सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है और इस वाचन में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला आपका जो है वो बताया जा रहा है पॉइंट के रूप में, विधेयक पर तुरंत या किसी जो है निश्चित तिथि पर विचार किया जा सकता है। दूसरा है या तो आपका विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जा सकता है। चौथा है कि विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के गठित होती है, इसलिए दूसरे सदन की सहमति आवश्यक होती है। अगला है कि अंत में जो है राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत विधेयक आपका अधिनियम बन जाता है। अगला बताया जा रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस आपका निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है, तो ये द्वितीय वाचन में होती है, तो बी सही हो जाएगा डियर। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। तो पहला आपका हो जाएगा प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन हो जाएगा। तो समिति और प्रतिवेदन अवस्था से गुजर के तृतीय वाचन में होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। भारत की संसद के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन बताना है। तो आपका जो है वो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आपका निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी विधेयक अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते। भारतीय संसद के इतिहास में पिछले 7 वर्षों में जो है वो केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो सके हैं। इसमें जो है वो मुस्लिम वक्फ विधेयक है, तो मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 में आए थे। पहला गैर सरकारी विधेयक था जो वर्ष 1954 में पारित किया गया, जबकि जो है वो 14वां विधेयक उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम जो है विस्तार विधेयक था 1968 में आया था, जो कि 1970 में पारित किया गया था। इस प्रकार जो प्रश्नगत में जो है दोनों कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। सरकारी विधेयक से आशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुनः स्थापित विधेयक होता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वह आपका सही अनुक्रम है जिसमें होकर के आपका संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। तो पहले जो है वो आपका पूर्व स्थापनात्तर प्रस्ताव होता है, सैद्धांतिक चर्चा होती है, खंडस विचार किए जाते हैं, फिर प्रमाणीकरण और सहमति दी जाती है, तो बी सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी सही है। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि यहाँ पे संसद की किसी सदन में कोई भी
साधारण विधेयक जो है वो आपका सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है प्रथम वाचन होता है, पूर्ण आपका द्वितीय वाचन के तहत उस पर जो है चर्चा होती है। समिति को भी जो है दे दिया जाता है, जो उस पर जो है वो विस्तृत अध्ययन एवं चर्चा करती है, और द्वितीय आपका जो है तृतीय वाचन के तहत उसे सदन जो है वो पास करता है, और उस विधेयक को आपका दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। आपका जो है वो दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया विधि को अपनाता है। जब आपका द्वितीय सदन भी पास कर देता है, तब वहाँ पे जब द्वितीय सदन जब पास कर देता है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है लास्ट में, और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यह जो अधिकार आपका राष्ट्रपति के अनुच्छेद 111 के से प्राप्त होती है, यानी आर्टिकल 111 इससे संबंधित बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसद में जो पुनः स्थापित किसी विधेयक या अधिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का जो अपनाया जाना आवश्यक है। तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा कथन बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति अपनी अनुमति जो है वो प्रदान करेगा। तो आपका दूसरा कथन भी सही है। संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा, राष्ट्रपति करते ना कि प्रधानमंत्री। उच्चतम न्यायालय अनुमोदन प्राप्त कर घोषित करेगा कि वह संसद की अधिकारिता के अंतर्गत है। तो ये भी सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन ही सही है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन से आपका प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तो भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे डी। अगला बताया जा रहा है कि कोई विधेयक आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर जो है वो दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसको इस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को है, तो आपका ये सही हो जाएगा। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह जो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 से प्राप्त है। अगला देख सकते हैं कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है। तो दोनों में से संसद के एक पटल पर या तो लोकसभा या राज्यसभा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि वित्त और धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी जो विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, जबकि वित्त और धन विधेयक केवल जो है वो लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई आपका गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर लिया जाता है, तो अब क्या होगा। तो ये जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अन्य ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति को उस पर जो हस्ताक्षर करने होंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति साधारण यानी गैर धन विधेयक को जो आपका जो है वो जो है वो धन विधेयक नहीं है, उसी को गैर धन विधेयक बोलते हैं। तो कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़ करके। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी और उस पर अपना हस्ताक्षर करना होगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा। तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि जो है वो राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो लोकसभा के लिए जो आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। अगला देखते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में आपको प्रस्तावित जो है वो किया जा सकता है। तो आपका जो है धन विधेयक तो सिर्फ आपका लोकसभा में होता है, तो यही सही संबंधित नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना
और विचारार्थ जो है वो भेजा जाना आवश्यक, यानी विचार के लिए। हिंदी भी इतनी टफ होती है कि मुझे भी कभी-कभी सोचना पड़ता है। देखिए, अगला है कि राष्ट्रपति किसी जो है धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता, तो आपका बिल्कुल, क्योंकि ये राष्ट्रपति की जो है अनुमति के बाद ही आता है धन विधेयक, ठीक है? तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा, याद रखेंगे डियर, यानी जो है वो सही नहीं है, यानी आपका धन विधेयक से संबंधित तो ए आंसर सही हो जाएगा, अन्य सारे सही है। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप। अनुच्छेद आपका 110 वन में जो है वो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही जो लोकसभा में पेश किया जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में आपका मान्यता लोकसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है। अध्यक्ष का पद आपका रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा किसी जो है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि वह आपका जो है वो 14 दिनों से अधिक रोकती है तो वह स्वतः ही राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा आपका सप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर जो है वह संसद का संयुक्त आपका अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताहों तक रोक रख सकती है, तो 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन हो गए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो 14 दिन के अंदर पार करना होता है, पास करनी होती है, लेकिन अगर नहीं करते तो आपका लोकसभा उसको जो है पारित कर देती है। तो भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो आपका लोकसभा में किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ है कि यह जो है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये आपका सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है वो सवाल पर कि विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, तो ये भी सही है। अगला है कि धन विधेयक को लेकर के कुछ आपका जो है वो लेकर हुए गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकती है, तो ये सही नहीं है, अन्य सारे सही है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना नहीं लाए जा सकते, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो धन विधेयक यानी मनी बिल की सही विशेषता नहीं है, तो पहले कथनों को पढ़ते हैं डियर। इसे जो है केवल लोकसभा में पुनः स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसको कहते हैं का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह विनिश्चय करने के लिए जो अध्यक्ष यानी स्पीकर का प्राधिकार अंतिम होता है, बिल्कुल सही है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है, तो ये जो है वो इसमें ज्वाइंट कमेटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपको सही कूट बताना है कि निम्नलिखित में से अनन्य अधिकार लोकसभा को है, तो धन विधेयक को आपका पेश करना, और यहाँ पे जो है वो दूसरा है कि आपातकाल की अनुसमर्थन करना, तो ये गलत है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, पहला और तीसरा सही है। चौथा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध आपको महाभियोग लगाना, तो आपका जो है वो आप जो है वो राज्यसभा में भी ला सकते हैं, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद आपका 110 में वर्णित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, परंतु आपातकाल के अनुसमर्थन एवं राष्ट्रपति के आपका विरुद्ध महाभियोग में राज्यसभा की जो भूमिका लोकसभा के समान ही है। अगला बताया जा रहा है, चलिए प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसके कोई उपबंध है।
तो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिवर्तन या जो है विनियमन से संबंधित बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत की जो है संचित निधि में से जो है वो धन के विनियोग से संबंधित, तो दूसरा कथन भी सही है। आगे देख सकते हैं कि जुर्माने या जो है वो अन्य आर्थिक दंडों के अधिरूपण से संबंधित, तो ये सही नहीं है। अनुज्ञप्ति के लिए जो शुल्क या की गई सेवाओं के लिए जो शुल्क के संदाय से संबंधित, तो ये भी सही नहीं है। पहला दूसरा कथन सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसे जो है अनुच्छेद के अनुसार कोई आपका विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से उपबंधित आपका जो है वो विषयों से संबंधित उपबंध हो, अर्थात जो है वो किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन हो, सरकार द्वारा उधार लिए गए जो है वो धन का विनियमन हो। तीसरा है कि संसद की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन आपका जमा करना या उसमें से जो है वो धन निकालना है। अगला है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग है। अगला है कि किसी जो है वो नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना हो। और अगला है कि अनुच्छेद 110 वन के आपका खंड क से जो है च में उल्लेखित किसी विषय पर कोई आनुषंगिक विषय आपका उल्लेखनीय है कि आपको लिखनी है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न हो जाए तो कोई विधेयक आपका धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस जो है बारे में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि धन विधेयक के बारे में जो है वो आपका कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे डी कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि इसके बारे में कोई विवाद आपका खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगी यदि जो है वो उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध है। पहला कथन है आपका कि किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या जो विनिमय, तो ये जो वो सही है। अगला देख सकते हैं, दूसरा है कि आपका सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, बिल्कुल सही है। भारत की संचित नीति या जो आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, तो आपका तीसरा कथन भी सही है। अगला देख सकते हैं, जुर्माने या अन्य जो है वो शास्तियों के अधिरूपण का अथवा अनुज्ञप्ति के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या जो है उनके संदाय का उपबंध, तो ये सही नहीं है। पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है, ए जो है वो राइट हो जाएगा। सरकार को जो है धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है, तो धन विधेयक कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जो विषय आपका विषय जो है वो धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है, तो देख सकते हैं कर से संबंधित उपबंध होते हैं, उधार यानी ऋण लेने से संबंधित उपबंध होते हैं, संचित निधि अथवा आकस्मिक की जो है वो अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध नहीं होते, तो डी सही हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, तो ये जो है अब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो ई सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टैक्स लगाना, समाप्त करना या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना। अगला है कि धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना। और डी है कि भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। अगला है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई सही हो जाएगा, एक से अधिक ही है। तो डियर आपका जो है वो आज यहीं तक रहने देते हैं 431 नंबर प्रश्नों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।